नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है। इसके साथ ही जो सरकार है, मोदी सरकार है, उसको चुनावों के अंदर जाना है। कहते हैं ना, टाइम फ्लाई, समय उड़ता है, समय बीतते देर नहीं लगती, ऐसा कहते हैं हमारे बड़े बूढ़े। और वाकई 10 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी गद्दी संभाले, दिल्ली की गद्दी पर। वो पिछले 10 साल से काबिज है। अगले 5 साल भी उनका यही लक्ष्य होगा। भारतीय जनता पार्टी बड़ी तैयारी कर रही है। भगवान राम के अयोध्या आने के बाद जो है काफी जोश है, जोश आई है बीजेपी का, कार्यकर्ताओं का और देश का भी। यहीं पर बजट, अब इस बजट में उन्होंने ज्ञान की बात कही। प्रधानमंत्री ने GYAN, ये ज्ञान क्या है खुद समझने के लिए हमारे साथ है अनुराग ठाकुर जी, सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। अनुराग जी, आपका जी पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समझाइए, ये ज्ञान पर फोकस क्या है और कैसे ये बजट जो है 2047 के विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है उसको सिद्धि तक ले जाएगा। दीपक जी, पहले तो मैं जी के दर्शकों को कहना चाहता हूं कि ये अंतरिम बजट जरूर है, लेकिन समावेशी और अभिनव बजट भी है, इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है, चाहे इंटरिम बजट है। दूसरा, ये विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाला ये विकसित भारत का बजट है। युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। और जो ज्ञान की आपने बात कही वो है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। ये 4 स्तंभ हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने लगातार प्राथमिकता के आधार पर बोला भी है। गरीबों के बारे में कहूँगा तो हमने पिछले 10 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दिया, 60 करोड़ बहनों को रसोई गैस 60 करोड़ बहनों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में दिया, तो 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का कार्य किया। अब युवाओं के लिए अगर देखा जाए, बजट 3 गुना ज़्यादा खेल और युवा कार्यक्रम का किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को हमने स्किल करने का कार्य किया। और अब 1 लाख करोड़ रुपया रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए पैसा रखा है, जिससे युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। वहीं दूसरी और अन्नदाता की बात करूं तो 2,80,000 करोड़ रुपया अब तक PM किसान सम्मान निधि में दिया है और 1,40,000 करोड़ रुपया अब तक हमारे किसान भाइयों बहनों को मुआवजे के रूप में मिला है। तो वहीं दूसरी ओर नैनो यूरिया और नैनो DAP इसको देने का काम भी हमारी सरकार और तेज़ी से करेगी। नमो ड्रोन दीदी की आय बढ़ेगी और उसको इस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा। किसान और बेहतर करेंगे। नारी शक्ति की बात करूं, एक नहीं अनेक काम हुए, चाहे उज्ज्वला सिलेंडर हो, पक्का मकान हो, उसमें भी 70% से ज़्यादा घर महिलाओं के नाम पे सीधा रजिस्ट्री है 4 करोड़ में से, और अब 2 करोड़ पक्के मकान और मिलेंगे। तो मैं ये कहूँगा, शौचालय हो, पानी का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, पक्का मकान हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को अब लखपति दीदी बनाने का 3 करोड़ का लक्ष्य हो, 1 करोड़ कर दिया, अब 2 करोड़ को और करेंगे। ऐसे अनेकों काम महिलाओं के लिए हम कर रहे हैं। 33% आरक्षण विधानसभा से लोकसभा तक दे दिया है। तो ज्ञान की बात करूं तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इसका थोड़ा सा मैंने बताया, इसके बहुत सारे आयाम और हैं, लेकिन अगले सवालों में उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करता हूं, चूंकि मैंने भगवान श्री राम की बात से शुरू किया, तो भारत ऐसा माना जा रहा है कि धार्मिक पर्यटन के में दुनिया में अग्रणी बनने जा रहा है। और आज वित्त मंत्री जी ने इस पर फोकस भी किया। तो कृषि प्रधान तो है, अब हम पर्यटन प्रधान देश भी बन रहे हैं। एक तरफ हम भगवान श्री राम का हमने देखा प्राण प्रतिष्ठा हुई, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हम लक्षद्वीप को इंटरनेशनल मार्केट की तरह विकसित करने का प्लान कर रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर जी, इसके बारे में समझाइए। हाल ही में जैसे काशी कॉरिडोर देखने कितने लोग आए, महाकाल कॉरिडोर देखने के लिए कितने लोग आए, और इससे वहां की अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, ये भी समझाए अनुराग जी। दीपक जी, पहली बात तो है कि प्रधानमंत्री जी हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। G20 में जिस तरह से उन्होंने देश को दिखाया, ऐसे 60 शहरों में 200 स्थानों पर मीटिंग कराई, तो दुनिया भर को भारत की कला, संस्कृति, साहित्य और परंपराओं से अवगत करवाया। दूसरा, कोविड के टाइम पे देश के लोगों को कहा कि देश के अंदर घूमें तो देश के लोगों को ही कमाई का अवसर मिलेगा और आप देश को देखने का अवसर मिलेगा। तीसरा, जब आपका आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ होता है, एयरपोर्ट दुगने हो गए, 74 से बढ़ के 150 हो गए, सड़कें आपकी 90,000 किलोमीटर से बन के 1.5 लाख किलोमीटर हो गई, नेशनल हाईवेज, और आपकी एक के बाद दूसरा आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ होता गया, तो लोगों के लिए भी और आसानी हुई। जहाँ तक
हम बात करें करतारपुर कॉरिडोर की, बौद्ध सर्किट की, सोमनाथ धाम की, केदारनाथ धाम की, महाकाल लोक धाम की, या फिर काशी विश्वनाथ धाम की, और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर की, ये आंकड़े अपने आप में दिखाते हैं कि जहां एक और 3 गुना 4 गुना टूरिज्म हो गया है केदारनाथ में, जहां बहुत कम समय तक लोग जा पाते हैं, वहीं पर सोमनाथ में करोड़ों लोग पहुंचे, महाकाल लोक में करोड़ों लोग पहुंचे, जो पहले से 4 गुना ज़्यादा हैं। तो काशी विश्वनाथ ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, 8.5 करोड़। ये अपने आप में बहुत बड़े आंकड़े हैं। और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भव्य राम मंदिर में साल के लगभग 50 करोड़ लोग मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। तो आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था देश की खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहां से इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म दोनों पर खासा फोकस है। आपने कहा कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया, कैसे टूरिज्म को बढ़ाया गया, लेकिन विपक्षी दल है वो ये कह रहे हैं कि आपने कॉर्पोरेट टैक्स तो कम कर दिया, आम मतलब जो मिडिल क्लास है उसको भी राहत दे देते। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इस क्रिटिसिज्म का, अनुराग जी? दीपक जी, जो मैंने पिछला भी आपको जवाब दिया उसमें मैं कहूँगा विकास भी विरासत भी। हमने विरासत बचाई भी तो उसके आसपास विकासात्मक कार्य किए, एयरपोर्ट खड़े किए, रेलवे स्टेशन बनाए, नेशनल हाईवेज बनाए, चाहे काशी हो या बाकी अन्य स्थान हो, चाहे हमने हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाया हो या करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाया हो, सब तरफ ये देखने को मिला। और जहां तक विपक्ष का आरोप आप ये कहते हैं, दूसरा सवाल आपका क्या था? वो कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को राहत क्यों नहीं दी गई, कॉर्पोरेट टैक्स थोड़ा कम कर दिया, मिडिल क्लास को भी टैक्स रिबेट दे देते, जो बड़ा मुद्दा आता है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन तो बढ़ गया है, 3 गुना हो गया है। देखिए ये 60 साल तक कांग्रेस के लोग सत्ता में रहे। 2014 में 2 लाख रुपए से ज्यादा की आमदन पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता था। मोदी सरकार ने 7 लाख रुपए की आय तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इससे टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ी, क्योंकि ईमानदार सरकार 10 साल तक मोदी जी ने चलाई तो लोग ईमानदारी से टैक्स देते हैं। जो डायरेक्ट टैक्स है वो भी 3 गुना बढ़ा। तो जीएसटी जब हम लाए, वन नेशन वन टैक्स, तो कुल मिला के टैक्स की कटौती भी हुई। जो टैक्स स्लैब थे दीपक जी उसको भी कम हुए, हर चीज में कम हुए, लेकिन टैक्स की कलेक्शन बढ़ी। आज 1,66,000 करोड़ औसतन हर महीने जीएसटी कलेक्ट होता है। पहले कभी 80,000 करोड़ पर टैक्स नहीं इकट्ठा होता था। ये फर्क है। जब आप ईमानदारी से सरकार चलाएं, पारदर्शिता लाएं, तो देश की जनता विश्वास करती है कि हाँ हम टैक्स देंगे, क्योंकि हमारी सरकार विकास करती है, गरीब का कल्याण करती है, देश को आगे बढ़ाती है, आज की युवा पीढ़ी के लिए, वर्तमान और भविष्य के लिए एक नया देश गढ़ने का काम करती है, एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर चलती है। तो जनता भी विश्वास करती है। एक बात और जानना चाहूंगा, महंगाई और रोजगार, इसको लेकर इंडिया गठबंधन वाले काफी मुद्दा उठाते हैं कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, इसको कैसे एड्रेस किया इस बजट ने? आखिरकार आंकड़े तो झूठ नहीं बोल सकते। 3.2% बेरोजगारी दर है, जो बहुत कम आई है, और लगातार हम लोग रोजगार देने का काम कर रहे हैं, सरकारी भी गैर सरकारी भी। और मैं बताऊं आपको, 30 करोड़ से ज़्यादा तो केवल मुद्रा ऋण है, 78 लाख स्वनिधि के ऋण हैं। ये वो है जहां पे सीधा पैसा मिलता है अपना रोजगार स्वरोजगार खड़ा करने के लिए। तो कितने करोड़ लोगों ने अपना रोजगार स्वरोजगार खड़ा किया होगा। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने अर्थव्यवस्था को भी बल दिया, तो वहां पर टैक्स में राहत भी दी है। आप देखिए, अगर आपको इलाज मुफ्त में मिलता है तो आपका पैसा बचता है, आपको अनाज मुफ्त में मिलता है आपका पैसा बचता है, आपको अन्य सुविधाएं ऐसी मिलती तो आपका पैसा उस पर बच रहा है। अब 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल लगेंगे बिजली उत्पादन करने के लिए, तो उनको 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त मिलेगी और साल की 18,000 रुपये की आमदन भी मिलेगी। तो ये आय बढ़ रही है साथ साथ में। हम कांग्रेस की तरह नहीं हैं जो कहते रहे वर्षों तक कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटा नहीं पाए। मोदी सरकार ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया है। आपने कहा 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। तो इस विकसित भारत में और क्या क्या दिखेगा अनुराग भाई, क्या संकल्पना है प्रधानमंत्री जी? समय समय पर वो इस बात को उठाते रहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत हमारा लक्ष्य। तो अगले 5 साल के लिए आपका क्या लक्ष्य होगा अगर सरकार में आते हैं? तो ये भी राइडर जोड़ दो, लेकिन लोग कहेंगे कि आप ही प्रमोट कर रहे हैं बीजेपी को। दीपक जी, जनता ने आशीर्वाद देने का मन बना रखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इकलौते ऐसा राजनीतिक दल है जिसने जो पहले दिन से कहा आज तक किया।
हमने कहा था 370-35 से मुक्ति दिलाएंगे, दिलाई। हमने कहा था ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाएंगे, दिलाया। हमने कहा था सीए का कानून बनाएंगे, हमने बनाया। हमने कहा था भव्य राम मंदिर बनाएंगे, हमने बनाया। और हमने कह रहे हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, अगले 5 साल में बना देंगे। हमने गरीब कल्याण की बात की थी, हमने करके दिखाया है और ईमानदारी से किया है, सेवा भाव से किया है। हमने कहा था भारत का नाम बढ़ाएंगे, बढ़ाया दुनिया भर में। आज मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, तो भारत की जनता को इसका श्रेय जाता है जिसने लगातार मोदी को चुना है। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम वापस चुनकर आएंगे तो क्या करेंगे? हम देश का आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ करेंगे और लोगों को पक्के मकान, जैसे मध्यम वर्ग के लिए भी योजना ला रहे हैं कि उनका अपना मकान हो, किराए के मकान से निकल के अपने मकान पे जाएं। वैसे ही गरीब के लिए 2 करोड़ पक्के मकान और बना कर देंगे, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। ऐसे ही हम उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए ऐसी और योजना लेकर आ रहे हैं। हाँ, आधारभूत ढांचा जब बढ़ता है तो उसका सीधा लाभ देश में रोजगार पर पड़ता है और रोजगार के सृजन होता है। ठीक है आपने, लेकिन 2 अंतिम प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है हाल के संदर्भ में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री को एक जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और विपक्ष यही कह रहा है कि आपके 2 भाई हैं, एक ईडी है और एक सीबीआई है। आज जयराम रमेश ने तो आरोप लगाया और इसका इस्तेमाल करके आप इंडी गठबंधन में तोड़फोड़ कर रहे हैं। अनुराग जी क्या कहेंगे इस आलोचना पर या विपक्ष के इस आरोप पर? मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल गए अपनी यात्रा लेकर, क्या इनके गठबंधन दल की ममता बनर्जी जी ने उनको अनुमति दी? नहीं दी। क्या उनको मिलने का समय दिया? नहीं दिया। क्या उनकी यात्रा में शामिल हुई? नहीं हुई। अब अगले राज्य आ जाइए, जिसने इंडी गठबंधन बनाया वो नीतीश कुमार जी स्वयं उसको छोड़कर चले गए। क्यों छोड़ के गए? क्योंकि इनके भ्रष्टाचार जंगल राज से तंग आ गए थे, लूटपाट, हत्या और ये फिरौती से तंग आ गए थे। अब ये अपना घर ना संभाल पाएं, उनसे न्याय ना कर पाएं, तो उसका जवाब अनुराग ठाकुर या भारतीय जनता पार्टी क्यों देगी? विफल ये हो रहे हैं, न्याय ये नहीं कर पा रहे, और उसका जवाब मैं क्यों दूं? मेरा सिर्फ इतना कहना है, आज देश जान चुका है और राजनीतिक दल, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लगातार लोग शामिल हो रहे हैं, कई अपनी पार्टियों का विलय भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि देश को स्थिरता दी है तो मोदी सरकार ने, और स्थिरता, निरंतरता किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने के लिए भारत की जनता ने अपना रिकॉर्ड वोट देकर स्थिरता, निरंतरता दी, तब देश आगे बढ़ पाया है। हमने अपनी पॉलिसीज को स्थिर, निरंतर रखा, तब देश में निवेश ज़्यादा आया, रोजगार ज़्यादा बढ़ा, तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और ये एक सवाल अगर नहीं पूछूंगा तो ये इंटरव्यू अधूरा लगेगा। ज्ञानवापी मामले में 30 साल बाद फिर से एक बार वहां पर व्यास जी को तहखाने में पूजा की इजाजत मिल गई है और कल पूजा हो भी गई। उसको लेकर मुस्लिम संगठन एक बैठक भी कर रहे हैं। कुछ लोग हाई कोर्ट गए, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप हाई कोर्ट जाइए। सरकार इस पूरे मामले को कैसे देखती है? क्या सरकार के एजेंडे पर अयोध्या के बाद मथुरा और काशी भी है? देखिए, ये मुकदमा चल रहा था जहां पे कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, जिसका हम स्वागत करते हैं, और कोर्ट का निर्णय के बाद जो अनुमति दी गई उसके अनुसार सब चल रहा है। और न्यायपालिका की एक बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप राम मंदिर का भी देखेंगे, हमने 500 साल में 150 साल तो मुकदमा लड़के इसमें मुकदमा जीता है, तब जाकर वहाँ पे भव्य राम मंदिर बना है। और उस मंदिर बनने के बाद भी देश में और शांति हुई और भाईचारा बढ़ा है। मुस्लिम समाज के लोगों ने, बाकी अन्य समाज के लोगों ने भी यहाँ तक कि भंडारे लगाए, खुशियाँ मनाई, सब कुछ किया। इससे भाईचारा ही देश में बढ़ा है। देखिए, आज गुलामी की मानसिकता को छोड़ने का समय आया है और हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। जहाँ तक हेमंत सोरेन और लालू जी की आपने बात कही, ये दोनों भ्रष्टाचार के मामले में इनके ऊपर जांच चल रही है। हजारों करोड़ रुपए लूट के खा गए देश का और प्रदेशों का। जवाब तो इनको देना ही होगा। आखिरकार देश के संसाधनों को खाने का काम किया है। हमने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया भी है, आगे भी देंगे। और जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, इनको उनका जवाब देना ही चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमसे जुड़ने के लिए। अब तो इलेक्शन कैंपेन शुरू होने वाला है, खूब मिलने का मौका मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए।